गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीहाइव टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, ध्यान से देखिए। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? जब आपसे कोई पूछे कि जीनियस क्या है, वो कौन है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, तो आपके दिमाग में तरह तरह के जवाब आना शुरू हो जाएंगे। अब जीनियस हर उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसने अलग अलग डिस्कवरीज़ को किया है हम तक, हमारी लाइफ को बहुत ही सिस्टमेटिक बनाने के लिए। लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके जो डिस्कवरीज थे उनके जाने के बाद भी आज की डेट में भी लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के अल्म नाम का एक जो शहर है वहाँ पे पैदा हुए थे। वैसे तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि उन्होंने पैदा होते ही अपनी जो डेस्टिनी है वो महानता की तरफ पहले ही बढ़ा ली है। उसके उल्टा उनकी जो माँ थी वो सोचती थी कि उनका बेटा एक सनकी है, साइको है। क्योंकि उनका बेटा जब पैदा हुआ था तो उसका जो सिर था काफ़ी बड़ा बताया जाता है। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. जब वो 2.5 साल के हुए, उनको तब तक बोलना नहीं आता था। बाकी के लोग बच्चे अगर के कंपैरिजन करें तो हम जानते हैं कि लगभग 9 to 10 मंथ्स पूरा होते होते छोटी मोटी चीज़ें वो बोलना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आइंस्टाइन थे 2.5 साल पूरा होने के बाद भी वो बोल नहीं पाते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ बोलना सीखा तो वो एक शब्द को दो बार रिपीट करते थे। आइंस्टाइन को ये तक पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इसीलिए उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड हिम बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" इसीलिए ज़्यादातर आइंस्टाइन जो थे वो अकेले खेलना पसंद करते थे, ना कि अपने दोस्तों के साथ। खास करके उनको मैकेनिकल यांत्रिक जो टॉयज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं, उनसे उनको खेलना पसंद था। तो जब उन्होंने पहली बार अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा जो अभी भी पैदा हुई थी, वो उसको पूछने लग जाता है कि सब कुछ तो ठीक है माँ, लेकिन इसके टायर कहाँ हैं? तो उनके लिए ये नया बच्चा जिसका नाम दिया गया उसकी बहन का माजा, वो भी क्या बताई गई है, एक मैकेनिकल टॉय की तरह। वो उसको सोचते थे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. उसके जो हेड मास्टर थे उन्होंने एक बार उनके पिताजी को कहा था कि आइंस्टाइन भले किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस यानी सफलता हासिल नहीं करेगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने वायलिन को बजाना शुरू कर दिया जब वो 6 साल के थे। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो एक बड़े वायलिनिस्ट बने, पर कहीं ना कहीं स्किल्स की वजह से वो एक गिफ्टेड एमेच्योर मतलब ऐसा इंसान जो उस पर्टिकुलर चीज़ में जाना नहीं चाहता लेकिन ज़बरदस्ती उसे करना पड़ता है, उसे एमेच्योर कहा जाता है। इस वजह से उनको वायलिनिस्ट सीखनी पड़ी और काफ़ी माहिर भी हो गए, और उन्होंने इस स्किल को अपनी पूरी ज़िंदगी मेंटेन करके रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject.
Einstein hated the school's regimentations and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. आइंस्टाइन को कैसा बताया गया है कि वो बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं था। वो हाई स्कूल जाते म्यूनिक नाम की जगह है वहाँ पर उनके परिवार ने उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। कब? जब वो 15 ही महीने के थे। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क्स को लाना शुरू कर दिया था। आइंस्टाइन को स्कूल का जो शासन था, जो बोलते हैं ना अनुशासन, वो पसंद नहीं था। इसीलिए कई बार वो टीचरों से भिड़ जाते थे। जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन को फील हुआ कि वो स्टिफल्ड यानी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उन्होंने स्कूल को भी छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. इससे पहले के साल की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट थे वो मिलान चले गए थे और अपने बेटे को उनके रिश्तेदार के घर पर छोड़ गए थे। काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, खींचातानी के बाद फाइनली आइंस्टाइन की जो इच्छा थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने का, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में एक शहर में जिसका नाम दिया गया है म्यूनिक के अंदर एक शहर था, वहाँ पर वो पढ़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी इच्छा से, लिबरल मीन्स अपनी इच्छा से यानी इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें करें जो वो करना चाहते थे। वो दिन उनका आ जाता है। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing schools, he decided to study a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टाइन को पैदाइशी बहुत बड़ी गिफ्ट मिली थी क्या कि वो गणित में काफ़ी अच्छे थे और इसके साथ साथ उनको फिज़िक्स पढ़ना भी पसंद था। स्कूल के पूरे होने के बाद उन्होंने ज्यूरिक नाम की एक जगह है वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन साइंस ही सिर्फ उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अगर शक्ल की बात करें, एक नौजवान व्यक्ति जिसकी मूँछों को कंपेयर किया गया किसके साथ? वॉलरस। आपने देखा होगा वॉलरस नाम का एक जो जीव होता है, उनकी जो मूँछें हैं ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से उनकी कंपैरिजन की गई थी। तो ये बोलते थे सिर्फ साइंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इंसान का स्मार्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. इतना ही नहीं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लग गई जब वो कॉलेज में जाते हैं ज्यूरिक में, जहाँ पर उनकी एक सहपाठी जिनका नाम दिया गया है मिलेवा मैरिक, जो कि एक लेडी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पसंद किया और वो कैसा मानते थे? काफ़ी चतुर जीव। ये जो नौजवान लड़की थी जो स्विट्ज़रलैंड में से यहाँ पर पढ़ने आई थी, स्विट्ज़रलैंड आई थी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में। क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत कम ऐसी जगह थी जहाँ पे औरतों को डिग्री मिलनी पॉसिबल थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. Mixing science with tenderness, wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relative to a victorious conclusion." अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वैसे तो देखने जाएं तो आइंस्टाइन के अंदर बहुत सारी खामियां थीं, लेकिन कंपैरेटिवली उसको एक ऐसी औरत मिली थी जिनका नाम दिया गया है, हमने पढ़ा था अभी, मिलेवा मैरिक, जो हर ऑड्स के खिलाफ, यानी एक ऐसी दोस्त उनको मिल गई थी जो उनकी हम उम्र थी, उनके ख्यालों से मिलती थी, लेकिन जिसे बिल्कुल भी कला में यानी आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनसे काफ़ी घुल मिल जाती हैं। ऐसे लोग जो उसकी फैमिली में या फिर यूनिवर्सिटी में वो जो नहीं चाहते थे कि आइंस्टाइन के साथ रहें, या आइंस्टाइन जिनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि आइंस्टाइन में क्या दिखाई गई थी? बहुत सारी खामियां, ऑड्स मीन्स बहुत सारी खामियां जो नज़र आती थी। उसके अपोजिट मिलेवा मैरिक जो है वो उनसे मिल जाती हैं। ये कपल जो था आगे जाके प्यार में पड़ जाता है।
लेटर्स भेजना शुरू कर दिया होता है। इन दोनों के बीच का जो लगाव है वो शब्दों में वो बयां करना शुरू करते हैं। कुछ साइंस की लैंग्वेज होती है, कुछ नम्रता होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बातचीत विद द मोड ऑफ लेटर शुरू करते हैं। आइंस्टाइन ने लिखा, कितनी खुशी का और कितना गर्व का समय है कि मैं अब तुम्हारे साथ यानी हम दोनों मिल कर के एक साथ एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और हम एक जीत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bonn. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. 1900 की बात करें, जब वो 21 साल के हो जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिग्री मिल जाती है यूनिवर्सिटी की, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थे। उन्होंने छोटी सी नौकरी शुरू की टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे, जो वो लोगों को प्राइवेट लेसन्स देना शुरू करते हैं। और फाइनली वो दिन आता है 1902 में, जब उनको एक नौकरी मिल जाती है सिक्योर्ड वाली, जो थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की एक ऑफिस में, बर्न नाम की जगह है वहाँ पर, एज ए पेटेंट ऑफिस की जॉब में। मीन्स पेटेंट मीन्स जो लोग इन्वेंशंस को इन्वेंट करते हैं उसको ऑफिशियली जो उनका नाम दिया जाता है, जैसे आपने कोई इन्वेंशन की है तो आपको उसे आके रजिस्टर करवाना पड़ता है, उस तरीके की ऑफिस में इनको एक नौकरी मिल जाती है। While he was supposed to assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. Actually में वो वहाँ पे काम कर रहे थे लोगों को उनके inventions की theory को उनके तक पहुँचाने का, उसे डिग्रीफाई करने का। धीरे धीरे एक्चुअल में वो अपने खुद के आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे। उन्होंने कई बार खुद के ड्रॉवर से भी बात किया है और मस्ती मजाक में कहा है कि तुम मेरे लिए एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स काम करते हो। यानी वो डेस्क ड्रॉवर को, डेस्क मीन्स टेबल का जो ड्रॉवर होता है, जो खाना होता है, उसको वो कहते थे कि ये जैसे मेरे लिए ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स हो। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उनकी एक बहुत ही फेमस पेपर आया था 1905 में, जब आइंस्टाइन की स्पेशल जो थियोरी थी रिलेटिविटी की चीज़ों को रिलेट करने की, जिसमें वो बताते थे कि समय का और जो डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ते नहीं है, यानी हम उनको किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. उनकी थ्योरी के हिसाब से क्या था, अगर दो एक जैसी घड़ियों में समय सेम रखा जाए और उनको एक साथ चलाया जाए, एक पर्टिकुलर जर्नी पे भेज दिया जाए और एक किसी तरीके से फास्ट चलते हुए दूसरे से आगे निकल जाती है, तो भी वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर दो घड़ियों को समय सेम टाइम पर शुरू किया जाए और दूसरे दिन देखा जाए कि दोनों में सेम टाइम आ रहा है कि नहीं, तो वो संभव नहीं है उनके इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसी थियरी की वजह से पूरे विश्व का जो सबसे फेमस फार्मूला है उसकी शोध हुई, जिसमें रिश्ते दिखाए जाते हैं, यानी रिलेशन दिखाया जाता है बिटवीन मास और एनर्जी का, जो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है, E = mc³। आगे देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. होता यूँ है कि आइंस्टाइन, जो कि फिजिक्स से जुड़े हुए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अजीब तरीके से शुरू हो गई थी, यानी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। अल्बर्ट जो कि चाहते थे मिलेवा से शादी करना, जो कि अपनी पढ़ाई को पूरा करने के ठीक बाद उनकी माँ जो थी वो इस शादी से इनकार करती
रहती थी। वो मिलेवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो इसलिए भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मिलेवा जो थी वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी और उनको लगता था कि वो उनके बेटे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं मिलेवा की जो चतुरता थी, जो उसकी इंटेलिजेंस थी, उसकी वजह से भी आइंस्टाइन की मम्मी उसे पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही है। और फाइनली आइंस्टाइन ने शादी करने का तय कर लिया। वेडिंग ऑफ करना मतलब शादी करना तय कर लिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. होता यूँ है कि फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है 1903 में और फिर उनको 2 बेटे हो जाते हैं। कुछ साल बाद ये जो शादी थी वो वीक पड़ना, कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई थी। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव पैदा हो गए थे। कहीं ना कहीं मिलेवा को ये लगता था कि उसकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं और वो एक सुखी हाउसवाइफ नहीं है। काफ़ी सालों के झगड़ों के बाद फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है 1919 में और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़िन एल्सा से भी शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame in 1950. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought a proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from mixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his works as a scientific revolution. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आइंस्टाइन की लाइफ में एक नया चैप्टर, पर्सनल चैप्टर शुरू हो जाता है। वो था पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना। 1915 में उन्होंने एक किताब को पब्लिश किया, एक चीज़ को पब्लिश किया जिसका नाम दिया है द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एक नई सोच बताई गई थी ग्रेविटी से जुड़ी हुई। उन्होंने बताया जो ग्रहण होता है सूरज का, जो 1919 में हुआ था, उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारे प्रूफ दिए थे जो काफ़ी सही बताए गए हैं। आइंस्टाइन ने उसको कैलकुलेट किया और बताया जो लाइट एक्चुअल में स्टार की तरफ नज़र आती है वो एक्चुअल सन का जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से देखने को मिलता है। और ये जो पूरा वाक़या था, जो किस्सा था, वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया और उसे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से भी पहचाना गया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला फिज़िक्स के लिए 1921 में। उनको हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू और इन्विटेशंस आने शुरू हो गए पूरे विश्व से और प्रेस के लोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा अपनाने लगे, उनको प्रोत्साहित करने लग गए थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United Nations. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. जब नाजीज जो कि पावर में आ जाती है, नाजीज मीन्स हिटलर, जिनका पावर जर्मनी में बढ़ जाता है 1933 में, आइंस्टाइन वहाँ से चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 साल बाद जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियर फिशन को लेकर के बर्लिन में, उसने अमेरिका पर, उनकी जो सोच पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, मीन्स वो घबरा जाते हैं। कई लोग तो फैसिज्म से दूर होना चाहते थे जैसे आइंस्टाइन हुए थे और वो कहीं ना कहीं घबरा भी रहे थे किससे, नाजीज से, क्योंकि उनको डर था कि अब कुछ ना कुछ न्यूक्लियर से वो एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और उससे फिर दूसरों को क्या होगा, नुकसान ही होगा। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.
उनके जो कलीग थे, सहपाठी थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आइंस्टाइन ने फाइनली एक लेटर लिखा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बम का छोटा हिस्सा भी पोर्ट पे कभी फटता है तो सिर्फ पोर्ट ही नहीं, उसके आसपास की सारी जगह जो है उसे तबाह कर देगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped to the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इसके जो वर्ड्स थे वो नकारे नहीं गए। फाइनली अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेटली और अपनी प्रोजेक्टिविटी के साथ बनाया और उसे छोड़ दिया जापान के कुछ फेमस सिटीज़ में, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 अगस्त में। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. आइंस्टाइन इस घटना से काफ़ी ज़्यादा हिल चुके थे, यानी वो घबरा गए थे, क्योंकि ये जो विनाश था ये काफ़ी गहरा था। जो अमेरिकन्स ने जापान के शहरों पे जो बम गिराया था, न्यूक्लियर बम, उसके बारे में बताया जा रहा है। एटॉमिक बम जो गिराया था उसका जो असर था उसने आइंस्टाइन को झंझोड़ दिया था। आगे उन्होंने एक लेटर लिखा पब्लिकली, ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन इसे भी किसी ने सुना नहीं। उन्होंने इससे पहले भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन किसी ने भी इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। जैसे पहले रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब का छोटा हिस्सा भी कहीं पे गिरा तो विनाश लाएगा, सेम तरीके से दोबारा लिखा गया जो लेटर था उसे निगलेक्ट किया गया। बट आने वाले दशकों तक, 10 सालों तक आइंस्टाइन ने खुद को और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। इसलिए नहीं कि वो आर्म्स को नहीं चाहता था, बट वो ये क्या चाहता था कि ये जो वेपन्स हैं इसे छोड़ दिया जाए और हर जगह सिर्फ क्या फैलाई जाए, पीस एंड डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि उनकी जो पहचान है वो इसलिए ना की जाए कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के पीछे के जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं उसको इन्होंने इन्वेंट किया था, या एटॉमिक पावर को उन्होंने इन्वेंट किया था। वो चाहते थे कि लोग उनको पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए हमेशा याद करें। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated a visionary and world citizen as much as a scientific genius. ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो मरे 1955 में, जब वो 76 साल के हो गए थे, उन्होंने उसे विजनरी के तौर पे सेलिब्रेट किया। विजनरी मतलब ऐसा इंसान जो फ्यूचर के बारे में बहुत ही आसानी से महसूस कर सकता है, पहचान सकता है या भांप सकता है, और वो विश्व के जनता के हिसाब से ज़्यादातर माने जाएं और उनको साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन की लाइफ शुरू होती है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में असफलताओं को हासिल किया, बट फाइनली वो एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बन पाए। तो ये जो चैप्टर था ये हमें बताता है कि कैसे हमें हमारी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल कम्प्लीटली फ्री है, और बेल आइकन पे लाइक कीजिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।